हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बजट रेखा और उपभोक्ता का संतुलन। A2 सीरीज़ चल रही है। A2 सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो है हमारा। आज हम बजट रेखा के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बजट रेखा से पहले हम बात करते हैं बजट सेट। बजट सेट क्या होता है, बजट समूह क्या होता है। हम जनरली बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, मेरा बजट नहीं है, अभी मेरे पास बजट कम है। क्या होता है बजट? तो इसमें हम देखें कि बजट शब्द को निर्धारित करने में यहाँ पर तीन कारक जो हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं। एक तो जो वस्तुएं हम खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं उनकी कीमत क्या है, और हमारी आय कितनी है जो हम खर्च करना चाहते हैं। हम इसको सीमित करते हैं दो वस्तुओं पर कि यदि मैं दो वस्तुएं खरीदना चाहूँ X और Y, और मेरी जो आय है वो मैं उन दोनों पे ही वितरित करना चाहता हूँ, तो मैं अधिकतम कितना खरीद सकता हूँ कि मेरी आय पूर्ण रूप से व्यय हो जाए। उससे बाहर तो मैं खरीदारी कर नहीं सकता। तो यहाँ पर बजट सेट मतलब ऐसे संयोग, ऐसे बंडल, ऐसे पैकेज जिन्हें हम खरीद सकें। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। X वस्तु की कीमत 10 रुपया, Y वस्तु की कीमत 5 रुपया ली है और हमारी आय 50 रुपया है। मुझे 50 रुपया इन दोनों पर व्यय करना है और पूरा 50 व्यय हो जाना चाहिए, ये मैं प्रयास करता हूँ। तो मैंने ये सेट बनाए हैं कि यदि X की एक भी इकाई नहीं खरीदूँ तो Y की अधिकतम 10 इकाई खरीद सकता हूँ। कैसे? 50 रुपया और Y की कीमत कितनी है? 5, तो 50 डिवाइड बाय 5 आया ना 10। तो 0 और 10 का एक सेट हो गया। अब मैं X वस्तु की एक इकाई खरीदना चाहता हूँ, तो एक पर कितना व्यय हो गया? 10 रुपया। बचा कितना? 40 रुपया। 40 बटा 5 8 आया, तो 1 और 8 का सेट बन गया। X की 2 इकाई खरीदूँ तो 20 रुपया खर्च हो जाएगा। बचा कितना? 30। 30 बटा 5 6 इकाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि X की एक एक इकाई बढ़ाते जा रहे हैं और Y की 2 इकाई कम होती जा रही है। लास्ट में हमने देखा सारा पैसा अगर हम Y वस्तु पर खर्च कर दें, X वस्तु पर, तो X वस्तु की कीमत कितनी है? 10। आय कितनी है? 50। तो 50 बटा 10 5 इकाई हम खरीद सकते हैं और Y की 0। ये सारे जो सेट हैं इनको ही हम बोलते हैं बजट सेट। तो इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसके अलावा भी सेट तो बन सकते हैं, लेकिन उसमें पूर्ण आय व्यय नहीं होगी। बहुत सारे सेट तो बन जाएंगे लेकिन आय थोड़ी बच जाएगी। अब इनकी परिभाषा बनाते हैं। दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग, ये ब्रैकेट जितने भी बने हुए हैं सारे संयोग हैं। हर एक में पहला अंक है वो X वस्तु की इकाई को बताता है और दूसरा अंक जो है वो Y वस्तु की इकाइयों को व्यक्त करता है। तो बजट सेट दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग हैं जिन्हें उपभोक्ता अपनी निश्चित आय द्वारा, उसके पास आय निश्चित है, जैसे मेरे पास ये 50 रुपया है, निश्चित आय द्वारा दी हुई कीमतों पर, देखिए कीमतें भी दी हुई हैं, दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। फिर से परिभाषा बना देते हैं। दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिन्हें उपभोक्ता अपनी निश्चित आय द्वारा दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। उन सभी सेट को, उन सभी समूहों को हम बजट सेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है बजट रेखा, जिसको हम कीमत रेखा भी कहते हैं। बजट लाइन और प्राइस लाइन सेम डेफिनेशन है। एग्जाम्पल लिया है, पहले एग्जाम्पल, बाद में हम डेफिनेशन बनाएंगे, हमको रटना नहीं है। मैंने कीमत ली है X की 20 रुपया, Y की 25 रुपया और आय मैंने ली है 100 रुपया। प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सारा पैसा अगर मैं X पर खर्च कर दूं, X की कीमत कितनी है? 20, आय कितनी है? 100। तो X वस्तु की अधिकतम इकाइयाँ खरीदी जा सकती हैं कितनी? M बटा P, 100 बटा 20, 5 इकाई अधिकतम खरीद सकता हूँ मैं X की। Y की अधिकतम इकाइयाँ कितनी खरीद सकते हैं? M बटा P Y। आय कितनी है? 100। Y की कीमत कितनी है? 25। 100 बटा 25, अधिकतम Y की मैं 4 खरीद सकता हूँ इकाइयाँ। अब इसको मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ। यहाँ ड्रॉ करें कि X वस्तु की 5 इकाइयाँ, यहाँ मैंने लिखा है 5,
y वस्तु की अधिकतम इकाइयाँ 4 यहाँ मैंने लिखा है। इन दोनों बिंदुओं को मैंने स्केल से मिला लिया, ये एक बाउंड्री लाइन हो गई, ये हमारे बजट का प्रतिबंध हो गया, यही बजट रेखा है, यही कीमत रेखा है। ये क्या शो करती है, क्या शो करती है? x और y वस्तु के विभिन्न संयोग हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं। कब? वही परिभाषा, हमारी आय दी हुई है, कीमतें दी हुई है। तो अब हम बजट रेखा की परिभाषा क्या बनाएंगे? दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी निश्चित आय द्वारा दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। सेम डेफिनेशन बजट रेखा की भी बन गई। अब यहाँ कुछ मैंने पॉइंट बनाए हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ ये क्या शो कर रहे हैं। जैसे मैंने 2 पॉइंट अंदर की तरफ भी बनाए हैं। ये क्या बता रहा है कि बजट रेखा के अंदर यदि कोई भी संयोग है उसे उपभोक्ता खरीद तो सकता है, लेकिन आय का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि हम बाउंड्री लाइन के अंदर हैं। ये बाउंड्री लाइन जो है इसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट होगा वो क्या बताएगा? ये पॉइंट क्या बताएंगे कि हम अपनी आय का पूरा उपयोग कर रहे हैं। क्या हम बजट रेखा के बाहर ये कोई पॉइंट बनाएं तो इसको हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, हमारा बजट अलाउ नहीं करता है, ये हमारी सीमाओं से बाहर है, तो इसे हम खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लेते हैं बजट रेखा का ढाल। आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, किसी भी रेखा का ढाल अगर ज्ञात करना है तो tan थीटा से निकलेगा लंब बटा आधार। यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है। ये डिस्टेंस 4 कहाँ से आया? m बटा पी वाई से। देखिए m बटा पी वाई लिखा। यह आधार या 5 कैसे आया? m बटा पी एक्स से, ये m बटा पी एक्स, और इनको सोल्व करें तो पी एक्स बटा पी वाई। तो ये बजट रेखा का ढाल किसके बराबर होगा? पी एक्स बटा पी वाई के बराबर। अब बजट रेखा का समीकरण, ये समीकरण हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। ये x का कुल व्यय पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस y का कुल व्यय पी वाई इंटू क्यू वाई, इन दोनों का जो कुल व्यय है वो इक्वल टू m इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मेरी आय के बराबर मेरा व्यय होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बजट रेखा का ढाल और ये बजट रेखा का समीकरण। यदि मैं बजट प्रतिबंध की बात करूं तो मैं यहाँ पर एक लेस देन इक्वल टू का भी साइन लगा सकता हूं कि मेरा कुल व्यय मेरी आय से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ग्रेटर देन तो हो नहीं सकता, लेकिन अब यहाँ आगे इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू का ही रखा है कि हमें अपनी पूर्ण आय इस प्रकार से व्यय कर देनी है। अब हम बात करें बजट रेखा में विवर्तन। क्या ये रेखा अपनी जगह से खिसक सकती है? इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो बोलते हैं शिफ्ट्स इन बजट लाइन और एक को बोलते हैं रोटेशन ऑफ बजट लाइन। शिफ्ट कब होगा? क्योंकि बजट रेखा को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? पी एक्स, पी वाई और एम। इन तीनों में से एक भी बदल गया तो बजट रेखा अपनी जगह छोड़ देगी। अब बजट रेखा में पैरेलल शिफ्टिंग भी हो सकती है और वन साइडेड रोटेट भी हो सकता है। फर्स्ट हम लेते हैं बजट रेखा में विवर्तन, शिफ्ट्स इन बजट लाइन। शिफ्टिंग कब होगी? शिफ्टिंग का मतलब है पैरेलल ही शिफ्ट होगा। कब? जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो, पी एक्स और पी वाई स्थिर रहें, वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें। केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो तो बजट रेखा पैरेलल ऊपर नीचे होगी। यदि हमारी आय बढ़ जाएगी तो हम दोनों वस्तुओं की पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हैं, तो बजट रेखा ऊपर की ओर राइट साइड शिफ्ट कर देती है। यदि हमारी आय पहले से कम हो जाती है तो हम पहले से कम मात्राएं खरीद पाएंगे, तो बजट रेखा नीचे की ओर लेफ्ट साइड शिफ्ट करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आय में परिवर्तन होने पर बजट रेखा समानांतर पैरेलल शिफ्ट करती है और कीमतें दोनों स्थिर मानी गई हैं। चलिए नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। बजट रेखा में खिसकाव। खिसकाव शब्द क्यों लिखा? क्योंकि केवल एक जगह से बजट रेखा खिसकेगी और एक जगह कांस्टेंट रखेगी। कीमतें हमारे पास 2 हैं, हम दोनों केस ले लेते हैं। पहला केस हमने लिया पी एक्स में परिवर्तन, एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तो फिर बाकी वाले दोनों हमको स्थिर मानने पड़ेंगे। पी वाई स्थिर ले लेते हैं, एम को भी हमने स्थिर माना, केवल पी एक्स को बदल रहे हैं।
अब ये ध्यान रखेंगे कि x की कीमत बदल रही है, इट मीन्स x की ही मात्रा कम ज़्यादा होगी। y को तो हमने स्थिर माना है तो ये पॉइंट स्थिर रहेगा। ए बी ओरिजिनल बजट लाइन हमने बनाई। अब हम ये माना कि x की कीमत कम हो गई। कीमत कम होने का मतलब क्या कि अब हम पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हैं। ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हैं तो राइट साइड में खिसकेंगे ना, तो अब हमारी बजट रेखा B से राइट साइड में जाएगी, मतलब AB1 बन जाएगी। देखिए PX में कमी होने पर AB से AB1 बन जाती है। यदि PX बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाएगी X की, तो क्या होगा, हम पहले से कम खरीदारी कर पाएंगे। मात्रा कम होगी तो लेफ्ट साइड में खिसकना पड़ेगा, तो बजट रेखा लेफ्ट साइड में रोटेट होगी। AB से AB0 हो जाती है कीमत बढ़ने पर। सेकेंड केस लेते हैं कि PY में परिवर्तन, माना कि Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए। यहाँ फिर हम उन दोनों को स्थिर मान लेते हैं, PX और M को स्थिर मान लेते हैं। अब Y की कीमत बदलेगी तो बजट रेखा Y एक्सिस पे रोटेट करेगी, X पे कांस्टेंट रहेगी। ओरिजिनल बजट लाइन AB हमने बना रखी है। माना कि Y की कीमत कम हो जाए, कम होगी तो क्या होगा, हम Y की पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद पाएंगे। तो ये बजट रेखा Y एक्सिस में ऊपर की ओर, क्योंकि ज़्यादा मात्रा मतलब इस साइड जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो AB से A1B हमारी बजट लाइन हो जाएगी। कब, कीमत में कमी होने पर। अगर कीमत बढ़ जाए Y की, तो Y की कीमत बढ़ने पर हम पहले से कम मात्रा खरीद पाएंगे, तो हमको अंदर की तरफ आना पड़ेगा। तो हमारी बजट लाइन जो है वो AB से रोटेट होकर A0B पर, मतलब अंदर की तरफ आ जाएगी। ये रोटेशन ऑफ बजट लाइन। तो रोटेशन कब होगा, जब कीमत में परिवर्तन होता है। शिफ्टिंग कब होगा, जब इनकम में चेंज होगा। इस प्रकार से ये हमारा बजट लाइन का शिफ्टिंग और रोटेशन का पूरा डायग्राम हमने देखा, इस चीज़ को हमने समझा। अब हम लेते हैं उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन, अब हम संतुलन क्या होता है उस पर बात करते हैं सबसे पहले, फिर उपभोक्ता का संतुलन देखते हैं। जैसे उपभोक्ता यानी हम क्या सोचते हैं कि हमारी आय को हम इस प्रकार से व्यय करें कि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। 100 रुपये लेकर अगर मेले में भी गए हैं तो हम ये सोचते हैं कि 100 रुपये की किस प्रकार से खर्च करें, कितना ज़्यादा सामान खरीद लें, झूले में भी बैठ जाएं और बहुत सारा आनंद 100 रुपये में आ जाए। सदैव उपभोक्ता की ये फितरत होती है, प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी सीमित आय को इस प्रकार से व्यय करना चाहता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो जाए। तो जिस संयोग पर, वस्तुओं के जिस संयोग को खरीदने पर उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, बस वही उपभोक्ता का संतुलन है। आगे हम पढ़ेंगे उत्पादक का संतुलन। उत्पादक हमेशा क्या सोचता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जिस क्वांटिटी के प्रोडक्शन पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, वहाँ पर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा, उत्पादक का इक्विलिब्रियम होगा, उसका संतुलन होगा। तो यहाँ पर हम उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। उपभोक्ता क्या अधिकतम करना चाहता है, अपनी उपयोगिता संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। अब यहाँ संतुलन का अर्थ तो चलो समझ में आया। संतुलन ज्ञात कैसे करना, तो जब हमारे पास दो विश्लेषण हैं, कौन से, गणनावाचक जिसको हम उपयोगिता विश्लेषण कहते हैं, और दूसरा क्रमवाचक जिसको हम तटस्थता वक्र विश्लेषण कहते हैं। दोनों में अलग अलग संतुलन की शर्तें अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं। सबसे पहले हम गणनावाचक में लेते हैं मार्शल के द्वारा संतुलन की जो शर्तें दी गई हैं, इसमें एक वस्तु के बारे में लेते हैं कि मान लो कि मैं एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा हूँ, तब संतुलन कहाँ आएगा, तो जहाँ पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत दोनों जहाँ बराबर हो जाएं, वहाँ पर उस उपभोक्ता का संतुलन होगा। एक टेबल के बारे में देखें पहले। ये शर्त जो मैं बोला वो यहाँ लिखा हुआ है, MUX = PX। X की सीमांत उपयोगिता मतलब अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता और वस्तु की कीमत दोनों बराबर हो जाएं, वहाँ पर संतुलन होगा। यहाँ हमने ये इकाइयाँ 1 से 5 तक लिखी हैं और MUX घटती हुई है, वो घटती हुई ही होती है, ये घटती हुई लिखी है। और कीमत तो कोई सी भी इकाई खरीदो कीमत समान रहती है। कीमत हमने 7 रुपया मान ली है,
MUX ये चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि MUX और PX 7 यहाँ इक्वल हो रहे हैं। कितनी इकाई पर? 4 इकाई पर। इट मीन्स मुझे 4 इकाई का उपभोग करना चाहिए। देखिए पहली इकाई के लिए मैं 10 रुपया देना चाह रहा हूँ और 7 देने पड़ रहे हैं, 3 की बचत हुई। 9 देना चाह रहा हूँ दूसरी के लिए, 7 देने पड़ रहे हैं, बचत हुई। तीसरी के लिए 8 देना चाह रहा हूँ, 7 देने पड़ रहे हैं, ये भी फायदे का सौदा है। चौथे में 7 देना चाह रहा हूँ, 7 ही लगे। अब मैं 5वें पे नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं 6 देना चाह रहा हूँ, कीमत 7 है। तो यहाँ संतुलन मेरा 4 इकाई पर होगा, 4 इकाई पर संतुलन। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यदि हमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता MUM दी हुई हो तब ये शर्त इस प्रकार से होगी कि MUX ओपन PX इक्वल टू MUM, या इसको यहाँ ट्रांसफर कर दें तो MUX ओपन MUM इक्वल टू PX। ये एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन की शर्त हैं। अब हम देखते हैं दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन, कि यदि मैं 2 वस्तुओं का उपभोग करूं तो संतुलन कहाँ होगा। तो ये संतुलन समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा दिया गया है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं, डायग्राम टेबल सभी हम बता चुके हैं। यहाँ पर 2 शर्तें हैं। एक तो है भारित सीमांत उपयोगिता की समानता की शर्त, MUX ओपन PX इक्वल टू MUY ओपन PY, या इसको एडजस्ट करें तो इस प्रकार से क्रॉस में देखें MUX ओपन MUY इक्वल टू PX ओपन PY, इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा है बजट प्रतिबंध, यह है PX-QX PY-QY इक्वल टू M। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इसलिए ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं हम। अब हम चलते हैं क्रमवाचक या तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होगा। तो तटस्थता वक्र से अगर संतुलन ज्ञात, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न आता है कि तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए। तब हमको ये डायग्राम से समझाना है। वैसे 2 वस्तुओं की स्थिति में समझाइए ऐसा है तो ये शर्त हमको लिखनी है, एक वस्तु में है तो ये शर्तें लिखिए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। और स्पेशल तटस्थता वक्र के नाम से प्रश्न आता है, तब आपको ये शर्तें और ये डायग्राम बनाना है। इसमें IC और बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, इनसे अगर उपभोक्ता का संतुलन हमें बताना है तो उसके लिए 2 शर्तें हैं। ये 2 शर्तें जहां पूरी होंगी वहीं पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। पहली शर्त है IC बजट रेखा को स्पर्श करता हो, हमारा अनधिमान वक्र हमारी बजट रेखा को टच करता हो, टेंजेंट्स टू बजट लाइन, IC शुड बी टेंजेंट्स टू बजट लाइन। अब जहां पर भी किसी भी बिंदु पर अगर कोई 2 वक्र टच करते हैं तो ये गणित का नियम है कि वहां पर दोनों का ढाल बराबर होता है। तो IC का ढाल स्पर्श बिंदु पर, IC का ढाल इक्वल टू बजट रेखा का ढाल। IC का ढाल हमने पढ़ा था डेल्टा y बटा डेल्टा x, और बजट रेखा का ढाल पड़ा PX बटा PY। IC का ढाल MRS XY के बराबर ही होता है, तो हम MRS XY इक्वल टू PX ओपन PY लिख सकते हैं। MRS XY की जो वैल्यू है वो MUX ओपन MUY के बराबर होती है, तो हम इससे ये रिलेशन भी लिख सकते हैं। और इससे हम वापस अगर क्रॉस एनालिसिस करें तो इस तरह का फार्मूला भी डिराइव होता है। आप देखिए यही फार्मूले यहाँ पर भी है, गणनावाचक वाली शर्तें ही क्रमवाचक में है। इसलिए ही तटस्थता वक्र विश्लेषण को नई बोतल में पुरानी शराब कहा है। नई बोतल में पुरानी शराब अर्थात केवल नाम, इसका कलेवर बदल दिया है, संतुलन की शर्तें तो वहीं पर है, इसलिए यह कहा जाता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। अब दूसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर IC जो है मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। IC शुड बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसको हम डायग्राम से लेते हैं। डायग्राम में देखिए ये AB बजट रेखा है, हमने समझा दिया बजट रेखा क्या होती है। AB बजट रेखा है और 2 IC हैं, उपभोक्ता के 2 IC हैं, IC1 और IC2। हम ये देखते हैं कि C और D बिंदु जो है वो बजट रेखा पर हैं, इट मीन्स उपभोक्ता उसको खरीद सकता है। IC2 का E बिंदु है, वो भी बजट रेखा पर है, उपभोक्ता उसको भी खरीद सकता है। अब हमको तुलना करनी है कि ज़्यादा संतुष्टि कहाँ मिलेगी। तो हमने IC की विशेषताओं में पढ़ा है कि प्रत्येक ऊंचा IC जो है वो अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। तो C और D वो तो IC1 पर है, E है वो IC2 पर है,
तो उपभोक्ता तो ई पर ही खरीदारी करना चाहेगा और ई बिंदु पर दोनों शर्तें भी पूरी हो रही हैं। देखिए पहली शर्त, आईसी जो है IC2 वो AB को टच कर रहा है, जबकि C और D पे तो काट रहा है ना, टेंजेंस टू बजट लाइन। सेकेंड, IC जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो ई बिंदु पर ये IC की जो शेप है वो कॉन्वेक्स है, इसलिए हमारी ये दोनों शर्तें यहाँ पर पूरी हो रही हैं। तो उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में रहेगा, X वस्तु की OX1 मात्रा, Y वस्तु की OY1 मात्रा का उपभोग करेगा और अपनी उपयोगिता को अधिकतम करेगा। इस प्रकार से संतुलन हमारा पूरा हुआ। और अभी ये हमारा A2 सीरीज़ का सेकेंड वीडियो था, जिनमें हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को लिया है। अगले वीडियो आप ये ध्यान रखें कि जो हमारा A सीरीज़ चल रहा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा, B सीरीज़ जो आएगा वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। अभी आपको कुछ वीडियो B सीरीज़ के भी मिलेंगे, उसको भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।